गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं कक्षा का हमारा लेसन है ऊर्जा के स्रोत, 14th लेसन। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये सभी वो प्रश्न हैं एक मार्क्स के, जो कि पहले कभी ना कभी बोर्ड में पूछे गए हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे स्टूडेंट्स, उसमें हम 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18वां देखिए क्या है हमारे पास। सौर ऊर्जा पर आधारित दो उपकरणों के नाम लिखो। तो सौर ऊर्जा पर आधारित यानी कि ऐसे उपकरण जो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वर्क करने में हमारे लिए उपयोगी कौन से होंगे, तो वो है सौर सेल और सौर कुकर। तो सोलर सेल और सोलर कुकर दो ऐसे डिवाइस हैं, दो ऐसी युक्तियां हैं जो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। 19वां प्रश्न देखिए, घर में प्रयुक्त होने वाले दो ईंधन के नाम लिखो। तो बहुत सारे ईंधन प्रयोग करते हैं, एलपीजी है, केरोसिन है, लकड़ियों का प्रयोग होता है, कई जगह कोयले का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये घर में प्रयुक्त होने वाले ईंधन हैं, तो कोई भी दो नाम आप लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइडर उड़ने के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर रहता है। तो ग्लाइडर आपको पता है, ग्लाइडर जो है वो काफ़ी ऊंचे स्थानों पर देखा होगा आपने, बड़े पंख से होते हैं, उसको पकड़कर हम बड़ी ऊंची जगह से कूद जाते हैं तो वो हवा में उड़ता है। तो वो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। यही आपसे पूछा भी गया है, ग्लाइडर उड़ने के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर रहता है, तो वो पवन ऊर्जा पर निर्भर रहता है। 21वां प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न बोर्ड के हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अधिकांश भारतीय खाना बनाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, हम घरों में जो है एलपीजी यूज़ करते हैं, कुछ और बेहतर जो ईंधन उपलब्ध रहते हैं जो शहरी इलाके होते हैं, लेकिन गाँव अधिकतर जो हिस्सा है हमारी जनसंख्या का वो गाँव में निवास करता है, और वहाँ पर लकड़ी एक ऐसा ईंधन है जो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो अधिकांश भारतीयों की अगर बात करें तो वो खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं ईंधन के तौर पर। 22वां प्रश्न देखिए, दो प्रकार के जीवाश्म ईंधन के नाम लिखो। तो दो प्रकार के जीवाश्म ईंधन कौन से हैं, जो जीवों से बने हैं। तो कोयला एक ऐसा ईंधन है जो लकड़ी से बनता है, लकड़ी भी जीव रहे हैं किसी वक्त, जिनसे कोयला आज हमें प्राप्त हो रहा है। तो कोयला, पेट्रोलियम जो है, प्राकृतिक गैस जो है, ये जीवाश्म ईंधन है हमारे पास। तो ये कोयला और पेट्रोलियम इसके उदाहरण हैं। तो पेट्रोलियम भी जो जीवों से जब वो समुद्र तल में दब जाते हैं तो उससे पेट्रोलियम प्राप्त होता है, और कोयला जब लकड़ी दब जाती है पृथ्वी पर तो उससे कोयले का निर्माण होता है। पर ध्यान रखिए, कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रम है, बहुत लंबा समय लेती है, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं लकड़ी से कोयला बनने में। चलिए अगला देखिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डैश ऊर्जा के उदाहरण है, क्योंकि इनका उपयोग लेने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता होती है और पर्याप्त धन की। तो देखिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास एक्चुअली ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो हैं जो हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी विशेष तकनीक की या बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, ये हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी जलाने के लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है आपको, और बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं है। इसी प्रकार कोयले का इस्तेमाल हो रहा है बड़े लंबे समय से। तो ये ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, वो कहलाते हैं परंपरागत स्रोत। लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो ये स्रोत हैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, अब इसकी मैं अगर बात करूं तो ये स्रोत कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये हैं गैर परंपरागत सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गैर परंपरागत का अर्थ है कि ये स्रोत ऐसे हैं जो अभी हाल में विकसित हुए हैं, और जिनका उपयोग करने के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर आप इन्हें उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको पर्याप्त धन भी चाहिए होगा। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग करने के लिए आपको एक विशेष तकनीक की आवश्यकता है, आपको पर्याप्त धन चाहिए, और जिनका जो प्रगति है, जिनके डेवलपमेंट है, जिनका विकास जिन स्रोतों का अभी हाल ही में हुआ है, उनको कहते हैं हम गैर परंपरागत स्रोत। तो ध्यान रखिए, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि इनका उपयोग करने के लिए हमें विशेष तकनीक, सोलर सेल है, हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना है तो हमें पहले सोलर पैनल बनाना पड़ेगा, सोलर सेल बनाने पड़ेंगे। अगर आप पवन ऊर्जा का कर रहे हैं तो हमें पहले पवन चक्की का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये वो है जिसके लिए हमें बहुत सी तकनीक भी चाहिए और बहुत सा धन भी चाहिए। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, जैव मात्रा वह पदार्थ क्या होता है जो सभी जीवों में पाया जाता है। देखिए हर जीव के अंदर जो है जो पदार्थ होते हैं उसको हम जैव मात्रा कहते हैं। इसे हम द्रव्यमान मात्रा भी कहते हैं, बायोमास कहा जाता है, या फिर इसे हम जो है जैव मात्रा भी कहते हैं। तो हर जीव के अंदर मौजूद होता है। तो जब जीव मृत होता है तो उसका जो बायोमास है, जैव मास है, उसका उपयोग भी ऊर्जा बनाने के लिए किया जा सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि गोबर गैस बनाते, तो गोबर गैस की अगर बात करें वो क्या है, जैव मात्रा ही है। गोबर है, लकड़ी हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, सारे जैव मास है, जीव से प्राप्त है, और उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
25वां प्रश्न देखिए, जैव गैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 75%। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो जैव गैस, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं या फिर गोबर गैस भी कहते हैं, वो वास्तव में जो है गोबर से या कृषि अपशिष्ट से या फिर वाहित मल से प्राप्त होती है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस जो बनती है, जो इसकी वजह से वो एक ईंधन बन जाता है, वो है मीथेन। तो बायोगैस, गोबर गैस या जैव गैस के अंदर मीथेन जो है वो प्रमुखता से पाई जाती है और उसका प्रतिशत होता है 75%। इसके अलावा, मीथेन के अलावा उसमें हाइड्रोजन भी बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनते हैं। तो लेकिन मुख्य जो प्रतिशत होता है वो होता है मीथेन का। तो जैव गैस में मीथेन जो है वो 75% पाई जाती है। आगे देखिए कि हमारे पास प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो ये हमारे पास सौर स्थिरांक क्या है? जो एक एकाकी क्षेत्रफल में धरती पे जो सौर ऊर्जा गिर रही है, उसको हम उसका सौर स्थिरांक कहते हैं।